हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। आज का अपना ये जो सेशन है जी, इसमें अपन लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। और इससे पहले कई सारे अपने सेशन किए हुए हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा। और आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, देरी नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है तो दोनों में ही आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए और आंसर इतनी देर में आप लोग टाइप कर पाएंगे। ढाल प्रतिष्ठापन मॉडल सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आर्थर यंग के द्वारा, ए एन स्टॉलर के द्वारा, डब्ल्यू पेंक के द्वारा या फिर एल सी किंग के द्वारा। द स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, नाम आपको दिए गए हैं आर्थर यंग, ए एन स्टॉलर, डब्ल्यू पेंक या फिर एल सी किंग। फटाफट से आंसर कीजिए, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो जो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल है ये सबसे पहले दिया गया था डब्ल्यू पेंक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू पेंक के द्वारा इसको दिया गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? आप भी आंसर कीजिए, बताइए फटाफट से, किया कीजिए, देर मत करिए। और ये जो पेंक थे ये विपरीत थे किसके? डेविस के, ठीक है। डेविस का कहना था कि कोई जब स्थलाकृति बनती है, स्थल बनता है तो पहले उसका उत्थान होता है, उसका उत्थान जब पूरा हो जाता है उसके बाद में उसका अपवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन जो पेंक थे, पेंक का कहना था कि उत्थान भी होता है और उत्थान के साथ में अपवर्धन भी होता है, ठीक है। ये दोनों क्या चलते हैं? दोनों साथ साथ चलते हैं। इनका टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल था, इनका टाइम डिपेंडेंट मॉडल था। तो आप लोग जब इनके मॉडल के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इनमें अंतर रहा था। लेकिन जो पेंक महोदय हैं इनको झूठा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो सिद्धांत आया था वो जर्मन भाषा में था। किसमें था? जर्मन भाषा में था। इसकी इंग्लिश हो नहीं पाई थी। ये अमेरिका के थे लेकिन इसकी इंग्लिश समझ में आई थी, इंग्लिश इसका विस्तार हो गया, लेकिन ये जो जर्मन में ही रह गया। इसलिए इसको जो बोला जाता है झूठा सिद्धांत भी इनका कहा जाता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ेंगे। परवर्ती अपवाह सामान्यतः होता है, कहाँ पे होता है? अनुवर्ती अपवाह के अनुरूप होता है, अनुवर्ती अपवाह के विपरीत होता है, या फिर अनुवर्ती अपवाह के समकोण पर होता है, या फिर अनुवर्ती अपवाह के विकर्ण पर होता है। इंग्लिश देख लीजिए इसकी। ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम जनरली फ्लो along the consequent streams, opposite to the consequent streams, या फिर at right angle of the consequent streams, या फिर diagonal on to the consequent streams। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो परवर्ती अपवाह होता है वो क्या होता है? जो आपका अनुवर्ती अपवाह होता है ना, इसके बिल्कुल ठीक ये विपरीत हो रहा है। एक नदी आपकी ये जा रही है, एक नदी आपकी ये जा रही है, बिल्कुल क्या होता है? विपरीत होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है? वो आपका बी हो जाएगा, अपोजिट टू द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका असर्शन रीजन का है तो इसमें थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसमें ए कह रहा है कि मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निस्सरंत होता है। इसका रीजन बता रहा है कि ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तिक पटल के शीर्ष पर पहुंचता है। इंग्लिश देख लीजिए इसकी। मैग्मा इज जनरेटेड ऑफ द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है। जो मैग्मा होता है वो कहाँ पे निकलता है? जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, यहां से मैग्मा निकलता है, ये बात कह रहा है, ठीक है। अब आगे इसकी बात है कि जो अपकमिंग मैग्मा रीच द सरफेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन एट द टॉप ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट्स, यानी कि जो आपका ऊर्ध्वगामी मैग्मा होता है वो पटल पर कब पहुंचता है? जब पटल के शीर्ष पर कब पहुंचता है? अपवर्तिक प्लेट जो होती है, यानी कि जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं तो यहाँ पे ये मैग्मा निकल करके इनके ऊपर में फैल जाता है। तो ये क्या हो रहा है? इसका ए और आर दोनों सही है और साथ में इनकी व्याख्या भी ये सही से कर रहा है कि जब
प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं तो मैग्मा जो होता है, लावा पिघल करके बाहर निकलता है, बाहर निकल करके जो आपका शीर्ष होता है, पटल होता है, इसके ऊपर ये फैल जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं इनकी, जब आप सीमाओं की सभी की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी इनको तीनों सीमाओं को समझ लीजिए, कौन कौन सी सीमाएं होती हैं आपकी डायवर्जेंट और ये आपकी। इनको देखिए, पहली होती है आपकी अपसारी सीमा, यहाँ पे लिख लीजिए अपसारी। प्लेट बाउंड्रीज बोल लीजिए, सीमा बोल लीजिए, जो आपका मन करे सीमांत बोल लीजिए। तो ये अपसारी क्या होती हैं, जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाती हैं, यानी कि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, दोनों में दूरी बढ़ रही है, यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है। दूसरी होती है आपकी अभिसारी सीमा। अभिसारी होती है, अभिसारी में क्या होता है, एक प्लेट आपकी ये हो गई, एक प्लेट आपकी ये हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रही हैं, विनाश होता है प्लेटों का। जो प्लेट भारी होती है वो नीचे जाती है, जो प्लेट हल्की होती है वो ऊपर जाती है। ठीक है, और यहीं से आपके जो बलित पर्वत वगैरह होते हैं वो बनते हैं। तीसरी होती है आपकी परवर्ती सीमा या फिर संरक्षी, या फिर आपकी जो यहाँ पे लिख लीजिए परवर्ती, परवर्ती होती है। इसमें क्या होता है, ना तो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं ना दूर जाती हैं, बस एक दूसरे के समीप ये हल्की सी रगड़ खा खा करके चलती हैं। और एक तो समानांतर भी चल सकती हैं, विपरीत भी चल सकती हैं, इनका मन है। ठीक है, तो आप लोग तीनों प्लेटों को समझ चुके होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित अंतः हिमनद कालों को कालानुक्रमानुसार क्रमबद्ध करना है तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरग्लेशियर पीरियड्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए हैं बुर्म, रिस, मिंडेल, गुंज। ये देखिए क्या है, ये अलग अलग कालों में आए हुए ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं। यहाँ पे क्या हुआ था, बर्फ जमी हुई थी इस टाइम पे। ठीक है, तो ये इनका क्या है, एक ही टाइम के नहीं है। ये आपके 1000 साल पुराने हो तो ये हो सकता है आपके 2000 साल पुराने हो तो ये हो सकता है आपके 1500 साल पुराने हो। अलग अलग टाइम में ये हिमकाल आए हुए हैं। तो इनका आप लोगों को क्या करना है, शुरुआत से लेकर के एंड तक का क्रम लगाना है। तो चलिए इनका क्रम लगा लीजिए। सबसे जो पहले आया था, ये जो आपके ग्लेशियर या हिमनद काल दिए गए हैं, ये कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका में भी आए हुए हैं, अमेरिका के भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो यूरोप के दिए गए हैं इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, पहले कौन सा आया था उसके बाद में कौन सा आया था। सबसे पहले आया था आपका गुंज। गुंज अगर देखेंगे तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे, एक ही से हो रहा है सॉल्व। ठीक है, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन बन गया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन आपका इजी ही बन जाए। कभी कभी एक ही इधर उधर होता है तो उसमें भी टफ पड़ जाता है, इतना भी इसको इजी नहीं लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, गुंज के बाद में आपका मिंडेल आया था, मिंडेल के बाद में आपका रिस आया था, रिस के बाद में आपका बुर्म आया था। ये तो हो गया कब का, यूरोप का। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग गुंज, मिंडेल, रिस और ये बुर्म। ठीक है, ये सबसे नया था। इसके बाद में आप आ जाइए अमेरिका में। अमेरिका में भी आया हुआ था, इनके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो आए थे सबसे पहले आया था नेब्रास्का। नेब्रास्का के बाद में यहाँ पे आया था आपका कंसास, और इसके बाद में आपका इलिनोइन आया था। इलिनोइन के बाद में आपका विस्कॉन्सिन आया था। ठीक है, चारों को आप लोग याद रखेंगे। ये आपके क्या थे, ये आपके अमेरिका के थे, और ये आपके यूरोप के हिमकाल रहे थे। ठीक है, और जो दो हिमयुगों के बीच का जो टाइम होता है ना, इसके उसके बीच का जो टाइम होता है, इसको क्या बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसको बोला जाता है अवांतर हिमयुग, अवांतर हिम युग। ठीक है,
अब इनके बाद जो आए हुए हैं इनको भी देख लीजिए। जो नेब्रास्का और कंसास के बीच का जो टाइम था, जो आपका अवांतर हिमयुग था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था आफ्टरनियन। यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक नंबर डाल करके। तीन हिमयुगों, तीन अवांतर हिमयुग होंगे, क्योंकि ये चार है तो इनके बीच का समय कितना होगा? 3 होगा। तो यहाँ पे पहला जो था उसको बोला जाता है आफ्टोनियन। ठीक है। ये किस किस के बीच में था? नेब्रास्का और कंसास के बीच में। कंसास और इलिनोइन के बीच में रहा था, उसका नाम था यारमाउथ। ये यारमाउथ अवांतर हिमयुग। और इसके बाद में जो आपका इलिनोइन एवं विस्कॉन्सिन के बीच का जो टाइम पीरियड रहा था, इसको बोला जाता है संगमम। संगमम अवांतर हिमयुग। ठीक है। तीनों को आप लोग याद रखेंगे, आपके लिए इंपोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सूची एक, सूची दो दी गई है, जिसमें आप लोगों को सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ पे उनके लेखक दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहले में दिया गया आपके प्लानेटेसिमल सिद्धांत दिया गया है। दूसरे में आपका तापीय संकुचन सिद्धांत दिया गया है। तीसरे में आपका भूद्रोणीय उत्पत्ति सिद्धांत है। महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत है। इंग्लिश में देख लीजिए, प्लानेटेसिमल हाइपोथेसिस है, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, जियोसिंक्लाइन ऑर्गन थ्योरी है, और हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट्स है। तो यहाँ पे ऑथर इनके दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं कोबर, चेम्बरलिन, डेली, जेफरीज। तो देखिए, जो आपके प्लेनेटेसिमल सिद्धांत है ये दिया गया था चेम्बरलिन के द्वारा। चेम्बरलिन आपका दिया गया है सेकंड में, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे? सेकंड लिख लेंगे। ए का सेकंड किस किस में दिया गया है अगर आप देखोगे तो ये आपका फिर से एक ही से बन रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, तो आप इनको बहुत ज्यादा इजी लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है। और जो आपका तापीय संकुचन सिद्धांत है ये दिया गया था जेफरीज के द्वारा। जेफरीज आपका फोर्थ में है। और जो आपका भूद्रोणीय उत्पत्ति सिद्धांत या फिर जियोसिंक्लाइन ऑर्गन थ्योरी है ये दी गई थी आपके कोबर के द्वारा। ठीक है। कोबर हो जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट में। और एंड में आपके जो महाद्वीपीय विसर्पण सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका डेली के द्वारा दिया गया था। सभी इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे सिंगल में पूछ सकता है या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, इसलिए ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप करना चाहें तो इन सभी के आप लोग हमें डेट बताएंगे किसमें? कमेंट में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरित गृह प्रभाव निम्नलिखित द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। ए में दिया गया है समुद्री जल द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के द्वारा हरित गृह प्रभाव होता है, या फिर वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प के अवशोषण द्वारा होता है, समुद्री सतहों द्वारा अवरक्त प्रतिबिंबन द्वारा होता है, या फिर वनस्पति के अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा होता है। इंग्लिश देख लीजिए। The greenhouse effect is due to absorption of ultraviolet radiation by seawater, या फिर absorption of infrared radiation by carbon dioxide and water vapors in the atmosphere, infrared reflection by oceanic surface, या फिर absorption of infrared रेडिएशन बाई प्लांट्स। बताइए इसका क्या आंसर आप लोग लगाएंगे, किसके साथ में आप लोग जाना चाहेंगे? तो देखिए, जो हरित गृह प्रभाव होता है वो किसके द्वारा होता है? जो आपका वातावरण है, एनवायरनमेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के अवशोषण के द्वारा। जब क्या होता है, जो आपने ताप व्युत्क्रम पढ़ा हुआ है कि नीचे गर्मी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर सर्दी हो जाएगी, और यहाँ पे जो पराबैंगनी किरणें, ये जो आपकी धूप है वो बाहर नहीं जा पा रही है, यहाँ पे गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये आपका क्या कारण बनता है? ये आपका जो कारण बनता है हरित गृह का कारण बन जाता है। और इसके लिए जो मेन गैस होती है वो कौन सी होती है? CO2 होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड होती है, जो कि इसमें दिया गया है। सबसे मेन जो गैस होती है इसी को हरित गृह गैस भी कहा जाता है, CO2 को। इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसके अलावा भी हरित गृह गैसों में पूछी जाती है कौन कौन सी हरित गृह गैसें हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिए। एक तो आपकी CO2 हो ही जाएगी, दूसरी आपकी मीथेन है, तीसरी आपकी हो जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CFC इसको बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सभी आपकी कैसी हो जाएंगी, ग्रीन हाउस कैसे हो जाएंगी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशा सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा प्रदान करेगी। सूर्याभिताप की न्यूनतम मात्रा की ये बात कर रहा है। सूर्य क्षितिज के समीप है, पृथ्वी सूर्य के अपनी कक्षा में समीपतम बिंदु पर है, दिन की लंबाई अधिक है, रात्रि की लंबाई अपने न्यूनतम स्तर पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड प्रोवाइड फॉर द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। द सन इज नियर हॉरिजन, the earth is at least closest point is its orbit to the sun। अरे यार, आज ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, the length of the day is maximum, the length of the night is it minimum। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो न्यूनतम सूर्याभिताप को कर रहा है, सूर्याभिताप यानी कि जो आपकी सोलर एनर्जी है, इसी की ये बात कर रहा है। तो ये सबसे न्यूनतम कहाँ पे होगा, कब होगा, जब जो सूर्य होगा उसकी स्थिति कैसी होगी, क्षितिज होगी, तो सूर्यताप कैसा होगा, आपको न्यूनतम प्राप्त होगा। ए ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप किसके साथ में जा रहे हैं, आंसर कीजिए फटाफट से। तो आप लोग भी हो सकता है ए के साथ में ही जाओगे। ठीक है, तो ए को कर लेंगे करेक्ट और इसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नीचे दो कथन दिए गए हैं ए और आर में, जिसमें अपन लोग को पढ़ने हैं और उनका आंसर लगाना है। ए में दिया गया है कि अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो वायुमंडल है जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। तो यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश भी देख लीजिए। एवरी प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज एन एटमोस्फियर। रीजन इसका बता रहा है कि एटमॉस्फेयर इज द बेसिस ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। बताइए क्या आंसर इसका सही होगा। देखिए, सौर मंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है, बिल्कुल सही है, बात सही कर रहा है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है, ये भी सही है। लेकिन आपको लगता है कि ये सौर मंडल के ग्रह की व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल नहीं ना, दोनों बिल्कुल अलग है। ये जो वायुमंडल है जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार होता है, ये अपने आप में अलग है। सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का वायुमंडल होता है, ये अपने आप में अलग है। दोनों अलग हैं पर दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन कौन से के साथ में जाओगे आप लोग, बी के साथ में जाओगे ना, बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही से व्याख्या नहीं है। तो बी ऑप्शन के साथ में जा करके अब क्या करेंगे अपन लोग, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सूची एक को सूची दो के साथ में मिलाना है। सूची दी गई है यहाँ पे और इनके आपको कितने दूरी पर पाए जाते हैं, तो ये आपको देखना है। पराबैंगनी है, इसके बाद में आपकी वायुमंडलीय खिड़की हो जाएगी, आयोनिक विकिरण हो जाएगा, समीप अवरक्त हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएंगी, एटमॉस्फेयर विंडो है, आयोनिज रेडिएशन एवं नियर इंफ्रारेड है। इनकी दूरी आप लोगों को बतानी है, कोड्स दिए गए हैं, तो बताइए आप लोग क्या होगा। जो पराबैंगनी होती है इसकी जो दूरी होती है 0.08 म्यू होती है। तो यहाँ पे आप लोग का ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का तो फर्स्ट दिया ही नहीं गया है, सॉरी, 8 से 13 होती है इसकी। हाँ, ये हो जाएगी यहाँ पे 8 से 13 हो जाएगी। ए का थर्ड है, तो थर्ड से भी आपका एक में ही करेक्ट हो रहा है, इसको आप लोग हटा लेंगे। ठीक है, और जो आपका वायुमंडलीय खिड़की है ये आपको मिलेगी, इसकी कितनी हो जाएगी, एक्स रे तथा गामा किरणें हो जाएंगी। एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थर्ड हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। आयोनियन विकिरण हो जाएगा या फिर आयोनाइज्ड रेडिएशन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो आपका 0.8 म्यू हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। और जो आपकी समीप अवरक्त होती है या फिर नियर इंफ्रारेड होती है, ये कितनी हो जाएंगी आपकी 0.03 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग को बता नहीं सकती मैं। चलिए,
वायुमंडल की लंबवत परतों को पृथ्वी से बाहर की ओर में क्रमबद्ध करना है। पृथ्वी से बाहर की ओर में चलना है, ठीक है। नीचे दिए गए कूटों का उत्तर चयन करना है। अरेंज द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वर्टिकली आउटवर्ड फ्रॉम द अर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ओजोनस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर। तो अपन लोग को कहाँ से चलना है? पृथ्वी की परत से ऊपर की ओर में चलना है। तो सबसे पहले बात आती है जो आपका आएगा ट्रोपोस्फियर। ये आपके क्षोभ मंडल या फिर ट्रोपोपॉज, इसकी बात कर रहा है ट्रोपोस्फियर की। तो सबसे पहले आपका सेकंड होगा, सेकंड दो में दिया गया है तो दो को अपन लोग काट लेंगे। अब ट्रोपोस्फियर के बाद में आप लोगों का आता है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि समताप मंडल आता है। समताप मंडल यानी कि दूसरे के बाद में आपका तीसरा है, तो आपका बी कट या सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर के बाद में आप लोगों का स्ट्रेटोस्फियर में ही आता है ओजोनोस्फियर, ठीक है, यानी कि आपका ओजोन मंडल इसको बोल लीजिए। ये भी आपका समताप मंडल में ही पाया जाता है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपका आइनोस्फियर होता है, जो कि आपके बाहर ही मिलता है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर अगर इसकी बात करें तो सबसे निचली परत होती है, और इसमें क्या होता है, जो वायु होती है इसका संपूर्ण भाग इसमें कम से कम 75% इसमें आपको मिलता है, ठीक है। और इसका नामकरण जो किया था टीजरेंस डी बोर्ड ने किया था, ये पूछा नहीं जाता है। आप लोग के जो सीयूईटी वगैरह के एग्जाम होते हैं या फिर आपके जो मास्टर्स वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, नेट वगैरह में तो अभी नहीं पूछा गया है, ठीक है। और ये जो आपका क्षोभ मंडल है या फिर ट्रोपोस्फियर है, इसी को विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। संवहनी परत भी इसी को कहा जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। और जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है, इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है 50 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई पाई जाती है, जिसमें भी अगर आप जाएंगे 12 से 35 के करीब में आपको ओजोनस्फीयर देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छा होता है। उसके बाद में ओजोनस्फीयर की इतनी ज्यादा सांद्रता नहीं रहती है। और आपका जो, ठीक है, और इसके बाद में आपका आइनोस्फीयर मिलता है बाहरी में। आइनोस्फीयर की जो अगर आप बात करेंगे तो ये इसमें ऊपरी पार्ट में ये बहिर्मंडल में मिलेगा। बाकी के आपके जो ओजोन स्फीयर है इसकी हाइट आप लोगों ने देख ली, 15 से 35 मीटर में ज्यादा ये एक्टिव होता है। उसके बाद में 35 से 50 में ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन। और ये सेशन कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।